वो जुंको को बोलता है कि वो एक काफी फेमस जापानीज माफिया याकुजा का मेंबर है और वो उसको घर तभी जाने देगा अगर वो उसके ऑर्डर्स मानेगी। और फिर उसके बाद वो लोग जुंको के प्राइवेट पार्ट्स को माचिस से जला देते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पर जुंको की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो उनसे हर रोज भीख मांगती थी कि वो लोग उसको जान से मार दें। और जिस टाइम पुलिस उन दोनों से उस 19 साल की लड़की के केस के बारे में बातचीत कर रही थी, गलती से जुंको के केस के बारे में कन्फेस कर लिया। कई बार केसेस के बारे में रिसर्च करते टाइम मेरे सामने कुछ इस तरह के केसेस आते हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इससे बुरा तो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ कर ही नहीं सकता। और इस केस ने तो दरिंदगी की सारी हदें पार ही कर दी, लेकिन हर बार मैं गलत साबित हो जाता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा बुरा केस, उससे ज़्यादा दरिंदगी से भरा हुआ केस मेरे सामने आ जाता है। लेकिन जब मैंने जुंको फुरुता, जिस केस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस केस के बारे में पढ़ा और इस केस के बारे में सुना, तो एक तरह से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो विक्टिम के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं। और इससे बुरा तो आई एम श्योर और इससे दरिंदगी से भरा हुआ केस मेरे सामने आज तक ना तो पहले कभी आया और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कभी आएगा। ये केस हमारे देश का नहीं है बल्कि हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक देश जापान का है। अर्ली 1989 में टोक्यो पुलिस 2 लड़कों, हिरोशी मियानो जिसकी उम्र 18 साल थी और जो अगुरा जो सिर्फ 17 साल का था, उन दोनों को पकड़ती है एक 19 साल की लड़की के किडनैपिंग और गैंग रेप के मामले में। लेकिन जब इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस ने उनको अलग अलग बिठाकर उन दोनों से सवाल जवाब किए तो उनके आंसर सुनकर पुलिस कंफ्यूज थी, क्योंकि उन दोनों ने ये चीज़ तो एडमिट की कि उन्होंने एक लड़की को किडनैप करके उसके साथ गैंग किया है, लेकिन जिस लड़की के बारे में पुलिस उनसे पूछ रही थी उसके साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की के साथ ही उन लोगों ने यह भी बताया कि बाद में उन्होंने उस लड़की को जान से मार दिया था और उसकी बॉडी को एक मेटल के ड्रम में डालकर उसको सीमेंट से जमा दिया था। जिसके बाद वो लोग उस ड्रम को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर एक वकासु नाम की जगह पर ले गए और वहां जाकर उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास उस ड्रम को डंप कर दिया था। पुलिस उनके द्वारा बताई हुई जगह पर जाती है और वहां जाकर पुलिस ने उस कंक्रीट से भरे हुए ड्रम को रिकवर किया और जब उस ड्रम के अंदर से कंक्रीट को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर एक लड़की की जमी हुई लाश थी। और जब उस बॉडी की फर्दर जांच की गई और उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए गए तो पता चला कि वो डेड बॉडी एक 17 साल की लड़की जुंको फुरुता की थी। पुलिस की इस डिस्कवरी के बाद जुंको फुरुता का केस जापान की हिस्ट्री का सबसे फेमस और सबसे क्रूअल केस बन गया। आगे चलकर इस केस में पुलिस ने हिरोशी मियानो और जो अगुरा के अलावा और भी कई लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन जो कुछ भी जुंको फुरुता के साथ हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को शुरुआत से पूरी कहानी बताता हूँ। जुंको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को जापान के एक एरिया मिसाटो में हुआ था। जुंको अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी और उसके 2 भाई थे जिनमें से एक उससे बड़ा था और एक उससे छोटा। जिस टाइम पर जुंको का मर्डर हुआ था उस टाइम पर उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। उसकी स्कूलिंग जल्दी ही खत्म होने वाली थी और अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद और कॉलेज शुरू होने से पहले जो बीच का टाइम था उसमें वो एक ट्रिप पर जाना चाहती थी और उस ट्रिप पर जाने के लिए वो पैसे जोड़ने शुरू करती है, जिसके लिए वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में एक पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। जुंको के टीचर्स और उसके क्लासमेट्स उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और उसके स्कूल में मार्क्स वगैरह भी हमेशा काफ़ी अच्छे आते थे और उसका एक सपना था कि वो आगे चलकर सिंगर बने और किसी सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट करे। लेकिन जुंको के सारे सपने बड़ी जल्दी ही चूर चूर होने वाले थे, क्योंकि 25 नवंबर 1988 की शाम को जब जुंको अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद अपनी साइकिल पर अपने घर जा रही थी, उस टाइम के दौरान 18 साल का हिरोशी मियानो और 16 साल का शिंजी मिनाटो किसी को लूटने और किसी वुमेन के साथ करने की इंटेंशन से उस एरिया में घूम रहे थे और उनकी नज़र पड़ती है जुंको फुरुता पर। जुंको को फंसाने के लिए वो दोनों एक इंसिडेंट स्टेज करते हैं। हिरोशी मियानो शिंजी मिनाटो को बोलता है कि वो जाकर जुंको के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी करे, उसकी साइकिल को धक्का मार दे
और ऐसे में हिरोशी मियानो उसको बचाने के लिए जाएगा और ऐसा करने से वो जुंको का ट्रस्ट गेन कर लेगा। वो लोग एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। शिंजी मिनाटो जाकर जुंको को साइकिल से धक्का मार देता है और उसके साथ बदतमीजी करके वहां से भाग जाता है। और ऐसे में हिरोशी मियानो प्रिटेंड करता है कि जो कुछ भी हुआ उसने वो गलती से विटनेस कर लिया। जिसके बाद हिरोशी मियानो जुंको को बोलता है कि उसके लिए घर तक अकेले जाना सेफ नहीं है और ऐसे में वो उसको घर तक छोड़ने के लिए ऑफर करता है और जुंको इस चीज के लिए मान जाती है। बात करते करते जुंको का ट्रस्ट गेन करने के बाद हिरोशी मियानो उसको उसके घर छोड़ने की बजाय एक वेयर हाउस में ले जाता है और वहां जाकर जुंको को धमकाने लगता है। वो जुंको को बोलता है कि वो एक काफी फेमस जापानीज माफिया याकुजा का मेंबर है और वो उसको घर तभी जाने देगा अगर वो उसके ऑर्डर्स मानेगी। उसी रात हिरोशी मियानो एक टैक्सी बुलाता है और जुंको को अपने साथ टोक्यो के ही एक दूसरे शहर अदाची के एक होटल में लेकर जाता है, जहां वो जुंको के साथ गलत काम करता है और फिर बाद में अपने एक साथी जो ओगुरा को फोन करता है और जो कुछ भी उसने जुंको के साथ किया था उन सब चीजों के बारे में बताता है। जो ओगुरा से बात करते टाइम वो काफी ज्यादा खुश था कि जैसे उसने काफी अच्छा काम किया है। जिसके बाद जो ओगुरा हिरोशी मियानो को बोलता है कि वो जुंको को जाने ना दे और उसको रोक कर रखे ताकि वो भी उसके साथ गलत काम कर सके। तो हिरोशी मियानो ऐसा ही करता है, वो जुंको को रोक कर रखता है और 26 नवंबर के अर्ली मॉर्निंग आवर्स के दौरान वो जुंको को अपने साथ होटल के पास ही एक पार्क में लेकर जाता है, जहां पर शिंजी मिनाटो, जो ओगुरा और उनका एक और साथी यासाशी वातानाबे जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, ये तीनों लोग पहले से ही वेट कर रहे थे। वो लोग जुंको को बोलते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उसका परिवार कहां पर रहता है और अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो याकुजा गैंग उनके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जुंको को शिंजी मिनाटो के घर पर रखेंगे और उस घर पर उन्होंने जुंको को पूरे 42 दिनों तक रखा था। 27 नवंबर के दिन जब जुंको का कोई अता पता नहीं लगा तो जुंको के पेरेंट्स पुलिस के पास जाते हैं और उसके मिसिंग होने की कंप्लेन फाइल करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए वो लोग जुंको से उसकी माँ को फोन करवाते हैं और उससे बुलवाते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है और अब उसी के साथ रहेगी। जिसके बाद जुंको के पेरेंट्स ने जो कंप्लेन की थी जुंको को ढूंढने के लिए, वो लोग उसको वापस ले लेते हैं। शिंजी मिनाटो के पेरेंट्स उसी घर पर रहते थे जहां पर उन्होंने जुंको को रखा हुआ था। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि जुंको शिंजी मिनाटो की गर्लफ्रेंड है और कुछ दिन उसी के साथ उसी के घर पर रहेगी। और डर के मारे बेचारी जुंको भी यही प्रिटेंड करती है कि वो शिंजी मिनाटो की गर्लफ्रेंड ही है। अब कहने को तो शिंजी मिनाटो के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स ही थे, लेकिन वो लोग अपने बेटे से इतना ज्यादा डरा करते थे कि अगर वो लोग कुछ करना भी चाहते तब भी कुछ ना कर पाते। क्योंकि बाद में उन्होंने ये चीज मानी भी कि उन लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि जुंको शिंजी मिनाटी की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, बल्कि उनके बेटे शिंजी मिनाटी ने और उसके दोस्तों ने उस लड़की को उनके घर पर किडनैप करके रखा है। और शिंजी मिनाटी ने भी एक टाइम के बाद अपने पेरेंट्स के सामने प्रिटेंड करना बंद कर दिया था। 28 नवंबर की रात को वो लोग जुंको का गैंग करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग जुंको के प्राइवेट पार्ट्स को माचिस से जला देते हैं। वो लोग जुंको को हमेशा बिना कपड़ों के रखा करते थे और ना जाने उसको किस चीज की पनिशमेंट देते थे, और उनकी उस पनिशमेंट के तहत जुंको को बिना कपड़ों के आधी रात को बालकनी में ठंड में खड़ा रहना पड़ता था। उन लोगों ने जुंको के पूरे शरीर को काफी बुरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था, क्योंकि उन लोगों ने जुंको के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर मेटल की रोड के साथ साथ प्लास्टिक और कांच की बोतलें भी इंसर्ट की थी। जब जुंको का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर के अंदर काफी सारी प्लास्टिक की बोतलें फंसी हुई थी और साथ ही उसके शरीर के अंदर से काफी सारी मेटल की सुइयां भी निकाली गई। खाने के नाम पर जुंको को उन 42 दिनों के दौरान सिर्फ शराब, दूध, पानी और साथ ही सिगरेटें पिलाई गई। एक बार जब उन लोगों ने जुंको को बिना कपड़ों के बालकनी में खड़ा किया हुआ था तो जुंको ने वहां से भागने की कोशिश की, और जब उन लोगों ने जुंको को पकड़ लिया तो उन लोगों ने लाइटर से जुंको के एंकल्स जला दिए। उन लोगों ने एक मेटल की रोड से जुंको के दोनों घुटनों को बुरी तरह से तोड़ दिया था, जिसकी वजह से जुंको को टॉयलेट जाने के लिए भी रेंग कर जाना पड़ता था। एक बार हिरोशी मियानो का पैर गलती से जुंको के यूरिन पर पड़ जाता है और इस चीज से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसका पूरा ग्रुप जुंको के फेस पर काफी सारे पंचेस मारते हैं और वो साथ ही जुंको के दोनों हाथ और पैर लाइटर के फ्लूइड से जला देता है। इस पर्टिकुलर टाइम पर जुंको की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो उनसे हर रोज भीख मांगती थी
कि वो लोग उसको जान से मार दें। ढंग से खाना ना मिलने की वजह से और कई दिनों से लगातार टॉर्चर होने की वजह से जुंको अब काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। उसका जो फेस था वो पंचेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ था और साथ ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून और पीक निकल रही थी। उन लोगों की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी या नहीं भी होती थी तो वो लोग अपना गुस्सा जाकर जुंको पर उतारते थे। 4 जनवरी 1989 की रात को हिरोशी मियानो जुए में सारे पैसे हार गया और वो डिसाइड करता है कि इस चीज का गुस्सा वो जाकर जुंको पर उतारेगा। जिसके बाद वो सीधा शिंजी मिनाटो के घर पर गया और जुंको के पास जाकर एक कैंडल जलाता है और कैंडल का वैक्स जुंको के फेस पर गिराने लगता है और साथ ही वो 2 छोटे साइज की जलती हुई कैंडल्स लेता है और जुंको की आईलिड्स पर रख देता है। लेकिन जब उसका इतने से मन नहीं भरा तो उसने जुंको को उसका खुद का यूरिन पीने के लिए फोर्स किया और जब जुंको ने इस चीज के लिए थोड़ा सा रिसिस्ट किया तो उस कमरे में एक स्टीरियो सिस्टम रखा हुआ था। उसने जुंको को उठाकर उस स्टीरियो सिस्टम पर पटक कर मारा, जिसके बाद वहां पर उसके ग्रुप के और लोग भी आ गए और फिर पूरे ग्रुप ने मिलकर जुंको को बड़ी बुरी तरह से पीटा। वो लोग जुंको से काफी ज्यादा घिन भी करने लगे थे और जुंको को मारने से पहले उन लोगों ने अपने हाथों पर प्लास्टिक के बैग्स चढ़ा लिए थे और फिर जुंको को बुरी तरह से पीटने के बाद उन लोगों ने जो लाइटर का फ्लूइड होता है वो जुंको के ऊपर डालकर आग लगा दी। ये असॉल्ट पूरे 2 घंटे तक चला था और इसके बाद जुंको की मौत हो गई। वो लोग जुंको की बॉडी को एक ब्लैंकेट में लपेटकर एक ट्रैवल बैग में डाल देते हैं और फिर उस ट्रैवल बैग को वो लोग एक मेटल के ड्रम में डाल देते हैं और फिर उस ड्रम को गीले कंक्रीट से भर देते हैं। 5 जनवरी की रात को लगभग 8 बजे के आसपास उस मेटल के ड्रम को उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट के पास जाकर डंप कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद पुलिस ने हिरोशी मियानो और जो अगुरा को एक 19 साल की लड़की के किडनैपिंग और गैंग के मामले में पकड़ा, जो कि उन्होंने उसी टाइम के दौरान किया था जिस टाइम पर उन्होंने जुंको को शिंजी मिनाटी के घर पर किडनैप करके रखा हुआ था। और जिस टाइम पुलिस उन दोनों से उस 19 साल की लड़की के केस के बारे में बातचीत कर रही थी तो उन दोनों ने गलती से जुंको के केस के बारे में कन्फेस कर लिया। उनको लगा था कि पुलिस उनसे जुंको के केस के बारे में पूछ रही है और पुलिस ने जुंको की बॉडी को 29 मार्च 1989 को रिकवर किया। इस केस में जो मेन 4 कल्प्रिट थे उनमें से हिरोशी मियानो को पहले 17 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 20 साल की कर दिया गया। जो अगुरा को 5 से 10 साल की सजा सुनाई गई थी और उसको 1999 में रिहा कर दिया गया था। और साथ ही शिंजी मिनाटो को 5 से 6 साल की सजा सुनाई गई, जिसको बाद में बढ़ाकर 9 साल की कर दिया गया था। और एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की कि पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान में भी मैंने शिंजी मिनाटो को शिंजी मिनाटी प्रोनाउंस किया होगा कुछ जगह पर। इस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। और जो चौथा मेन कल्प्रिट था यासुशी वातानाबे, उसको 7 साल की सजा सुनाई गई थी। और साथ ही 2 और लोग थे जिन्होंने जुंको का रेप तो किया था, लेकिन वो लोग उसके मर्डर में साथ नहीं थे और इस चीज़ के लिए उन लोगों को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया और साल 2000 में रिहा कर दिया गया था। हिरोशी मियानो के पेरेंट्स को जुंको फुरुता के पेरेंट्स को 50 मिलियन येन देने पड़े थे एज कंपनसेशन, जो कि उस टाइम के लगभग $3.5 लाख के आसपास थे।